नमस्कार। आप देख रहे हैं साँचिया सच की आवाज़ और मैं हूँ कुमार विजय। काशी के कर्णधार में जैसा आप सब जानते हैं कि हम काशी की उन तमाम हस्तियों से आपको रूबरू कराते हैं जिनका बड़ा योगदान है इस शहर को रचने में। एक शहर केवल अपने इतिहास से ही नहीं रचा जाता बल्कि वो हर दिन रचा जाता है नए-नए विचारों से। और ऐसे ही विचारों के पोषक, समाज को आगे ले जाने वाले गांधीवादी चिंतक, अर्थशास्त्री प्रोफेसर दीपक मलिक जी आज हमारे साथ हैं, तो हम अपने मंच पर उनका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। और हम चाहेंगे कि हमारे इस मंच के माध्यम से आज दीपक सर हमारे दर्शकों को भी समृद्ध करें और उस पूरे अर्थशास्त्र को समझने या उस पर रोशनी डालें, जिसमें एक क्रम शुरू होता है जहाँ गांधी ने शुरू किया था कि हर हाथ को काम देने की बात थी। और वहाँ के अर्थशास्त्र से चलते-चलते आज हम ऐसे कारपोरेट अर्थशास्त्र में आ गए हैं जहाँ हर आदमी को उधार देने की बात तक अर्थशास्त्र पहुँच चुका है। तो सर इस पूरे विखंडन को या जिस रूप में आप देखना चाहें कि अर्थशास्त्र कैसे देखता है, एक गांधीवादी चिंतक कैसे देखता है कि हम क्या होने के लिए चले थे वही हो रहे हैं या कुछ और हो गए हैं? देखिए, एक जो पिछले लगभग 8-9 दशक से जो एक लगातार प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया में शुरुआती दौर में, ख़ास तौर से आज़ादी की लड़ाई के दौर में, कुछ निश्चित कंसेंसस या एक समझ बनाई गई थी, आपस में समझ बनाई गई थी। और वो समझ ये थी, 3 समझ के आधार पे हमारी हिंदुस्तान की पूरी पूरी आज़ादी की लड़ाई हुई और उसके बाद आज़ादी के बाद जो संविधान भी बना और जो हमारा ढांचा बना वो भी उसी पर आधारित था। तो एक तो था कि यहाँ एक जनतांत्रिक ढांचा बनना चाहिए, डेमोक्रेसी। दूसरा था कि एक ऐसा समाज बनना चाहिए जो समरसी समाज हो, जो इंक्लूसिव हो, जो सब लोगों को साथ रखे, जात पात का बंधन ढीला हो, टूटे जितना जो हो सके। और तीसरा था कि जो आम आदमी है, गरीब आदमी जो है, क्योंकि हिंदुस्तान जब 47 में अंग्रेज़ों ने छोड़ा तो इसकी जो हैसियत थी पूरे विश्व बाजार में और पूरे विश्व में, वो बहुत ही घट गई थी। और एक बहुत गरीब मुल्क के रूप में, एक बहुत बेसहारा मुल्क के रूप में ये उस समय अंकित होता था। ग्रोथ रेट के सवाल पे अगर कहा जाए तो लोग कहते थे कि साहब की 3% का ग्रोथ रेट होता था, आजकल लोग 7-8-6% का ग्रोथ रेट दिखाते हैं। तो खैर ये सब बातें इसलिए उस वक्त होती रहीं क्योंकि वो शुरुआती दिन थे और उसके पहले जो उद्योग और जो एग्रीकल्चर, जो हमारी कृषि की पूरी व्यवस्था थी, उसको जिस तरह से संगठित किया गया था, वो संगठन जो था वो उत्पादकता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं था। और एक बात और है कि इसको हमको स्वीकार करना चाहिए कि ये देश मूलतः आज भी तमाम विकास और नई परिस्थितियों के बावजूद एक किसानी देश है। एक अच्छा सर, जब आज हम थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा यहाँ बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, हम आज़ादी के तकरीबन 75 साल की दूरी तय कर चुके हैं और आज भी जब आप ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क मूलतः किसान प्रधान है, इसके बावजूद किसानों के लिए कभी कोई बहुत सम्मान न सत्ता की तरफ से आ पाया न समाज की तरफ से आ पाया। इसके पीछे कौन से कारण रहे कि उनको कभी मेन स्ट्रीम का सम्मान नहीं दिया गया? देखिए, किसान के प्रति सम्मान और किसानी ज़िंदगी के प्रति सम्मान महात्मा गांधी का जीवन भर का उनका उद्यम था ये।
जी उन्होंने तो किया। लेकिन आज का जो अर्थशास्त्र है, जो पूरे तरह से शुद्ध पूंजीवादी अर्थशास्त्र है, जी उसमें किसान की कोई भूमिका नहीं है, उसमें किसान कहीं खड़ा नहीं होता है। जी तो किसान को जैसे माइनस कर देना, जी ये इस नए अर्थशास्त्र का धर्म है, एक तौर से कहा जाए। जी लेकिन पिछले 75 साल में जो योजनाएं हमारी बनी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान वगैरह वगैरह प्लान चलते रहे। अब तो प्लान ख़त्म हो गया, नीति आयोग आ गया उसकी जगह पे। तो ये प्लान्स में भी एक जो दृष्टि होती थी, उसमें दो दृष्टियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी। एक तो गांव में किसानों में उनकी क्रय क्षमता को बढ़ाना, उनकी उत्पादकता को बढ़ाना, जी और दूसरा ये होता था कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी जानकारी को जी को ख़त्म करना। जी ये दोनों उद्देश्य अब गायब हैं। जी ये दोनों उद्देश्य हमारे जो 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 गवर्नमेंट हाँ स्कीम बातचीत है होती जी है, आपसी जो आर्थिक जो ढांचा बनाया ढांचा जाता जी है, उसमें अब ये दोनों बातें होती ही नहीं है। केवल एक बात रह गई कि 6% हमारा ग्रोथ रेट है, 7% है, 8% है, इस ग्रोथ रेट पे हम चलते हैं। लेकिन ये ग्रोथ किसका ग्रोथ है जी और ये ग्रोथ कहाँ जाता है? जी मतलब ये जो विकास दर में वृद्धि हो रही है, ये विकास दर में वृद्धि तो आम जनता को तो बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाता है। जी तो ये एक तौर से सर यहीं पर चूंकि आप आम जनता की बात भी कर रहे हैं तो हमें एक सवाल लेके कि एक तरफ हम बात करते हैं सत्ता की जो रिपोर्टें आती है उसमें जीडीपी लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ इसी देश में हमारी गवर्नमेंट बड़े उत्साह के साथ ढिंढोरा पीटती है कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है। तो 1.5 अरब भी नहीं है जहाँ की आबादी 1 अरब 35 लाख के आसपास आ रही है, वहाँ अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है तो आपकी जीडीपी क्या संकेत दे रही है कि किन लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है? ये थोड़ा सा इस पर हमारे लोगों को, चूंकि एक बड़ा मामला है, तो इस पर थोड़े सा आप निगाह डालें। देखिए, ये जो इस तरह की जो योजनाएं बनी हैं, ख़ासतौर से कोविड के बाद ये जी शुरुआत हुई। कोविड में जिसे कहा जाए, सरकार को एक मौका मिल गया जी कि वो अपना वोट बैंक दूसरे तरीके से भी बनाए, जी इन आर्थिक प्रश्नों को लेकर बनाए। और तो ये देखिए, सबसे बड़ी एक जो उसकी जो क्राइसिस है इस पूरे के पूरे इकॉनमी की, ये जो पूरा अन्न जा रहा है, जी ये अन्न जा रहा है, इसका मतलब है कि ग्रोथ नहीं है। जी इसका मतलब है कि किसान बहुत बुरी तरह दयनीय से स्थिति में है। दयनीय स्थिति में है, और गांव की स्थितियां भी बहुत, गांव के आम स्थिति बहुत दयनीय है। तो इसी वजह से चल रहा है। जी तो एक जो ग्रोथ रेट का पूरा जो ढिढोरा पीटा जाता है, या जो एक माहौल बनाया जाता है साहब कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और 47 तक आते आते हम एक विकसित देश बन जाएंगे वगैरह वगैरह, और अभी ही कह रहे हैं। जी जैसे आजकल भारतवर्ष को कहने लगे हैं कि साहब ये तीसरे स्थान पर आ गया है जी दुनिया के इकोनॉमी में इकोनॉमी में। जी तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता। इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर प्रति व्यक्ति आय निकाला जाए तो आप बिल्कुल से नीचे हैं अभी भी, जी हैं। तो उसका ये अच्छा, कुछ चीज़ों का सर जैसे मैं देख पाता हूँ, जो अभी चाहे 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की बात हो, इस तरह की चीज़ों का एक समय था कि इश्तहार या इन पर रिपोर्ट करना, उसके लिए एनजीओ आते थे कि लोग भूख से प्रभावित हैं, दयनीय स्थिति में हैं, उनकी रिपोर्टें दुनिया के सामने रखी जाती थी, दुनिया मदद करती थी। और पहली बार मैं एक स्थिति देख पा रहा हूँ जहाँ गवर्नमेंट खुद ही इसका ढिढोरा पीट रही है कि उसके लोग भूख से बेहाल हैं, वो लाइन में लग करके कातर दृष्टि से मुट्ठी भर अनाज के लिए, और इस पर दुनिया में कोई बेचैनी नहीं हो रही। भारत भी कहीं बहुत बेचैन नहीं महसूस हो रहा। तमाम सारे लोग खुश हैं, हमारी जनता खुश है कि हमारी गवर्नमेंट हमको दे रही है। तो ये मना स्थिति जो है, इसको साइकोलॉजिकली आप कैसे देख पा रहे हैं? इकोनॉमिकली तो बहुत टूटी हुई जर्जर व्यवस्था मुझे जो नज़र आती है, आप ज़्यादा बेहतर समझाएँगे कि अगर 80 करोड़ लोग
कटोरा लेकर के जिस देश के खड़े हो, तो मैं नहीं मान पाता कि वो बहुत समृद्ध देश है। आप इस पूरी मनस्थिति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये दो 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 तरह के पर्सपेक्टिव या दृष्टियों से इस बात को देखा जा सकता है। एक तो जो इस समाज में जो नेतृत्वकारी हिस्से हैं, जिसमें उद्योगपति, पूंजीपति, हमारे राजनीतिक नेता वगैरह वगैरह सारे लोग आ जाते हैं। हाँ, मध्यम वर्ग के एक बड़े सेक्शन आ जाता है। तो उनका जो ओपिनियन है, उनकी जो समझ है, वो समझ बनाने के लिए जो आज संचार साधन बने हैं, उन संचार साधनों पर लगभग मोनोपोलाइजेशन हो गया है। तो उसमें एक ही कहानी आती है, और ये कहानी का बनना शुरू हुआ है लगभग 90-91 से। उसके पहले दूसरी कहानियाँ भी थोड़ी बहुत आती थी, ऐसी ना, लेकिन उसके बाद ये कहानियाँ बंद हो गई बिल्कुल से। बिल्कुल एक किस्म की दृष्टि आती है। ये देखिए, ये एक तरीका है बदलने का, क्योंकि ये जो लीडिंग क्लासेस हैं, जो आगे बढ़ के जो समाज का नेतृत्व देती हैं, अगर उनका दिमाग बदल दिया जाए, जो अखबार में लिखेंगे, जो बाकी मीडिया में बातचीत करेंगे तमाम जगहों में, तो वो समझते हैं कि फिर तो समाज बदल जाएगा। समाज तो उन्हीं के माध्यम से, मुखर समाज का हिस्सा तो वही है। तो एक तो वो हुआ। दूसरा ये है कि भीतर से देखा जाए तो आप बिल्कुल सही कहते हैं, ये सही बात है कि जहाँ 80 करोड़ आदमी को आप किसी तरीके से पाल पोस के खाना खिला के आप खड़ा रखे हैं, तो ये तो कोई न अर्थशास्त्र हुआ और न समृद्धि हुई, न विकास हुआ। मैं मतलब इसके लिए अगर रूपक कभी देख पाता हूँ तो मुझे लगता है कि 80 करोड़ बीजोकों का देश है। हाँ, जिनको फैला करके जैसे खेत में खड़ा कर दिया, उस लेवल पे उन पे भूसा भर करके खड़ा कर दिया। उनकी चेतना शून्य हो गया कि चेतना से लैस व्यक्ति शायद कटोरा लेके खड़े होने में शर्मिंदा महसूस करता है। तो मैं उस तरह से देख पाता हूँ। बाकी नहीं, आप जो बात है कि ये जो 80 करोड़ वाली बात उठाए आप देखिएगा, अगर मेन स्ट्रीम जो प्रेस है, हमारा मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, उसमें कभी ये बात उठती ही नहीं। वो नहीं उठाते हैं कभी। ये ऐसा नहीं है कि कोई अपने से हो गया या ऐसी बात नहीं है। ये बाकायदे एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि उसको नहीं हटाया कहा जाता है। और उसको कहते कौन है? उसको कहेंगे जो हमारे देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, और भी लोग हैं। वो समय समय पर ख़ासतौर से चुनाव के पहले बताएंगे, इसको देश को सूचित करेंगे। तो वो एक खास रणनीति के तहत ये पूरी चीज़ बिल्डअप की गई है। और दूसरी दृष्टि देखा जाए तो सही मायने में विकास का जो पूरा ढांचा रहा है, वो तो बिखर गया है हमारा। क्योंकि एक जो विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है आम तौर पे, कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, उद्योग और कृषि में एक बैलेंसिंग होनी चाहिए, एक साम्यता आनी चाहिए, एक भार साम्यता आनी चाहिए, कुछ एक वो होना चाहिए, ढांचा होना चाहिए, लिंकेज होना चाहिए। वो चीज़ तोड़ दी गई है। आज जितनी भी बातें होती हैं, जैसे पूरे विश्व के पैमाने पे हो रही है, केवल हमारा नहीं है, विश्व के पैमाने पे हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो आज की रूलिंग क्लास है, जो भी लोग शासन कर रहे हैं, और 91 से ये एक दृष्टि बनी है ख़ास तौर से कि निजी पूंजी और पूंजीवाद के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उन लोगों ये जो पूरी दृष्टि बनी है, इस दृष्टि के चलते अब कोई संभावना वो छोड़कर रखना ही नहीं चाहते हैं जनता के बीच में या कहीं भी, कि जिससे कहा जाए कि साहब एक वैकल्पिक रास्ता लें। जैसे आपके सन 50 में, 60 में, 70 में वैकल्पिक रास्ते की बात होती थी। आज़ादी की लड़ाई के दौर में एक नहीं बहुत सारे विकल्प खुले हुए थे। और चूंकि वो दौर ऐसा था जिसमें हमारे हाथ में शासन का सत्ता नहीं था, जो बागडोर नहीं थी,
तो इसलिए तरह तरह की योजनाएं, अच्छा तरह सर, तरह की जब बातें रखी जाती। चूँकि एक दौर वो था जब अभी आप ही ने ज़िक्र किया कि बहुत सारे रास्ते खुले हुए थे और बहुत अलग-अलग तरीके की विचारधारा के लोग एक ही काज के लिए अपने तरीके से लड़ रहे थे। देश प्रथम था। शत्रुता अपने लोगों से नहीं थी, विचारधारा का मतांतर खूब था। आज राजनीति में मतांतर शत्रुता की तरफ बढ़ता दिख रहा है। सम्मान, गरिमा, पद की गरिमा लगातार, मतलब मुझे जो महसूस होता है, बाकी आप ज़्यादा बेहतर कहें, ये लगता है कि जिस तरीके का एक ढांचा था कि सम्मान का ढांचा, वो इस देश का बिखरा है। एक दूसरे के प्रति भाईचारे का ढांचा बिखरा है। इनके पीछे कौन सी वजह है? इकोनॉमिकल है या कास्ट फैक्टर और मजबूत हुआ है या कोई और फैक्टर आप देख पाते हैं कि मतलब क्लास है, कास्ट है, किन किन चीज़ों से ये दूरियां लगातार बढ़ रही हैं? देखिए, ये जो जिस तरह का माहौल बना है, उसमें एक एक जिसे कहते हैं हम, एक बृहद पैमाने पे, एक बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए, तो सबसे पहले हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के लिए, जनतंत्र के लिए, जो जनतंत्र के लिए कुछ कुछ मूल्य बनने चाहिए, वैल्यूज़ होती हैं। जनतंत्र के मूल्य हमारे यहाँ बने एक ज़माने में, फिर बिखर गए, टूट गए। तो जनतंत्र के मूल्य नहीं है, इसलिए शासन सत्ता में किसी भी तरीके से आए हैं, कोई भी एक रास्ता निकाल के आए। और दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि वैमनस्य या शत्रुता की ओर लोगों का वो चल रहा है, मैं व्यक्तिगत अनुभवों से कह सकता हूँ कि किस तरह के माहौल एक ज़माने में हुआ करते थे। लोग जो शासन सत्ता में भी रहते थे और जो विपक्ष में भी रहते थे, उन दोनों के बीच में कुछ डायलॉग होता था या अफसरों से भी कुछ बातचीत हो जाती थी, क्योंकि उस सब लोगों की एक, जिसे कहते हैं, एक कंसेंसस, एक कहीं न कहीं उनकी एक आम सहमति बनती थी। वो एक ही किस्म के शिक्षा के से आए हुए थे और सब लोगों को कमोबेश, हम नहीं कहते हैं कि सभी लोग बड़े देश प्रेमी थे या बड़े राष्ट्रवादी थे या जो कुछ भी थे। ठीक है, एक अफसर होगा तो शायद उसमें 5 या 10% राष्ट्रवाद होगा या देश के प्रति प्रेम होगा। जो राजनीति करता है उसमें शायद 20, 25, 30% देश के प्रति प्रेम होगा, कि वो भी इसलिए कि वोट वोट लेना है, इसलिए हैं। और जो उद्योगपति है और जो बाकी लोग हैं, उनमें एक अलग अलग परसेंटेज में उनमें बातें होंगी। लेकिन एक आम तौर पे एक जिसे कहते हैं आम सहमति का भी मामला था। अभी एक मैं PhD थीसिस देख रहा था, वो योजनाओं के बारे में था। उसमें योजना का इतिहास था उसमें। तो योजना की शुरुआत हमारे यहाँ बड़ी पहले से हुई है, मैंने ये आज़ादी के बाद से ही नहीं, उसके पहले सन 40 से ही शुरू हो गया था। उसमें उसको बॉम्बे प्लान और भी दूसरे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता था। टाटा प्लान, बॉम्बे प्लान, ये उद्योगपतियों के थे। उसमें उद्योगपतियों की बड़ी भारी भूमिका होती थी। अच्छा, उसमें कुछ वैज्ञानिक लोग भी रहते थे और कुछ जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जो राजनीति में थे, वो सब लोग भी आते थे। लेकिन सबका परसेंटेज जो है बराबर बराबर था, करीब करीब। तो एक आम सहमति बनी थी कि भाई हिंदुस्तान जब हमको मिलेगा, जब हमको चलाने के लिए मिलेगा, तो उसकी कुछ बहुत मूलभूत समस्याएं हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या है हमारी उत्पादकता की, गरीबी की। तो उसके बारे में जो यहाँ तक कि जो उद्योगपति था वो भी चिंतित था, क्योंकि उसके लिए एक दूसरा मामला था। एक मामला ये था कि भाई अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हमारा तो माल नहीं बिकेगा। तो इसलिए वो भी उस कंसेंसस में था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। हाँ, एक समाजवादी दृष्टि का जो आदमी वहाँ बैठा हुआ था, जो सामाजिक कार्य के संदर्भ में। अच्छा, इस पर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप विस्तार से और करें, क्योंकि पिछले चुनाव के पहले मुझे याद आता है कि राहुल गांधी ने एक कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश की थी कि 7,000 रुपये
प्रति व्यक्ति सबको दिया जाए कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े और चीजें सर्कुलेट हो, इकोनॉमी हमारी सर्कुलेशन में आए। एक तरफ ये हमने देखा, ये हमारी पीढ़ी के सामने की बात है, और हम एक सबसे रिवोल्यूशनरी कदम हमारे सामने जो अचानक से आया था कि एक दिन हम बैठे हुए थे और टीवी पर हमारे प्रधानमंत्री सामने आए और बोले कि ये वाला जो नोट आपने इकट्ठा रखा हुआ है ये डिमोनेटाइजेशन टाइज किया जा रहा है और वो अगले दिन से चलन से बाहर हो जाएगा। तो एक मतलब एक तरफ ये था कि अचानक से सर्कुलेशन रोकी जानी, और एक विजन उसी के थोड़े दिन बाद आ रहा था कि सर्कुलेशन को बढ़ाने की। तो क्या ठीक दिखता है इसमें से? नहीं, देखिए, सर्कुलेशन बढ़ाने की बात जो की जाती है, राहुल गांधी ने की है, ये साधारण इकोनॉमिक्स में भी आजकल ये बातें बहुत उठ रही हैं कि परचेजिंग पावर जिसे कहते हैं, क्रय शक्ति आम जनता की होगी तभी तो उद्योग चलेंगे, तभी तो सब कुछ चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इसलिए उनके हाथ में पैसा होना चाहिए, लेकिन हमारे हाथ में पैसा नहीं है, तो खरीदें क्या? तो उसके दो रास्ते होते हैं। या तो आप ऐसे उद्योग बनाए जो सामाजिक स्वामित्व में चले, पूंजीपति की तरफ से नहीं है, तो उसमें ये हो सकता है कि उससे आमदनी बढ़ सकती है, उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, बहुत सारा ये है। दूसरा एक चीज़ है, जैसे शुरुआत में जो हमारे लोक उपक्रम बने थे, पब्लिक सेक्टर बना था, तो उसके जो उद्देश्य थे उसमें दो उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो एम्प्लॉयमेंट देना, और उस एम्प्लॉयमेंट में ये जाति प्रथा वगैरह के बारे में भी बात उठी थी कि भाई उसमें जिनको रिजर्वेशन देना है उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो उससे भी वो भी बात उठती थी जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं उठती है। और तीसरी बात उठती थी कि प्राइस को इस तरह रखा जाए, जो मूल्य है वो इस तरह से रखा जाए जिससे आम आदमी अफोर्ड कर सके। तो उस चीज़ को पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी, पूरी की पूरी जो सोच थी, उस सोच को तोड़ दिया गया है और वो 91 से टूटा है। उसमें 91 में हमारे मनमोहन सिंह जी हमारे वित्त मंत्री बने, और मनमोहन सिंह जी जबकि ये मतलब एक तौर से एक विडंबना ही है कि मनमोहन सिंह ने जो पीएचडी अपनी की थी कैम्ब्रिज से, तो उनके जो गाइड थी जोआन रॉबिन्सन, वो बहुत ही अच्छी प्रो पीपल जनपक्षी अर्थशास्त्री थी। लेकिन उनका बस पीएचडी तक ही वो मामला रहा और उसके बाद वो नौकरी में लग गए चारों तरफ। भारत सरकार की तमाम नौकरियों में रहे और अंत में प्राइम मिनिस्टर भी बने और फाइनेंस मिनिस्टर बने। लेकिन हमारा कहना ये है कि एक जो 91 के संकट के दौर में जिस तरीके से उन्होंने एक छलांग लगाई प्राइवेटाइजेशन की तरफ, निजीकरण की तरफ, वैश्वीकरण की तरफ, उदारीकरण की तरफ, वो छलांग जो है उन्होंने उसमें बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता था, बहुत कुछ दबाया जा सकता था, बहुत कुछ उसमें और भी उपाय किए जा सकते थे। वो न करके उन्होंने बिल्कुल से कहते हैं कि एक सीधे सपाट ढंग से उसको लागू कर दिया। और ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह का ये फार्मूला रहा है। तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के फार्मूला को जो दूसरे देश लेते रहे हैं वो अपने आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करते रहे हैं, तरमीम करते रहे हैं। तो ये हमारे मनमोहन सिंह ने नहीं किया। वो हमारे यहाँ की परिस्थितियों में ढाले उसको सीधे सीधे थ्योरेटिकल तौर पे इम्प्लांट कर दिया। ये हमारे यहाँ की एक पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, प्लानिंग कमीशन भी पहले जो थी, जो भी है उसका, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी लेकिन ये समस्याएं भी थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में खास तौर से, क्योंकि आखिर तक वही लोग ये सब टारगेट और ये सब कुछ तय करते हैं, उनमें एक दृष्टि जो है उस दृष्टि का अभाव रहा है कि हम जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो 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 परिस्थितियां हैं उसको देखकर, ठीक है आप वाशिंगटन में कोई बात हो रही है, उस बात को आप ले आ सकते हैं, आय बढ़ाने का कोई एक स्रोत बन रहा है, वहाँ बात वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं, उन लोग उसकी सिफारिश कर रहे हैं, आप ले आइए उसे। लेकिन आपके यहाँ परिस्थिति क्या है उसके अनुसार उसमें कुछ
परिवर्तन करेंगे, तरमीम करेंगे। तो वो ये नहीं करते थे जी। वो उनकी दृष्टि कभी नहीं रही। और नतीजा ये रहा है कि इतनी योजनाएं आई, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का प्रश्न है और खर्च का प्रश्न है और बड़े पब्लिक सेक्टर बनाने का प्रश्न है, हिंदुस्तान में जितना आज पिछले 70 साल में खर्च हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसके तहत आज हमारी आमदनी और हमारी जो गुर्बत है वो कहीं अधिक, मतलब उसमें कहीं काफ़ी परिवर्तन हो सकता था, काफ़ी परिवर्तन हो सकता था, साधारण नहीं जी। तो वो बातें हुई नहीं। जैसे आप अभी जैसे 80 करोड़ लोग बेचारे भूखे पड़े हुए हैं, वो हालत नहीं होती, वो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसको देख पा रहे हैं, मनमोहन सिंह की नीतियों को या वर्तमान सरकार की? देखिए, उसमें एक लंबी श्रृंखला है जी। मनमोहन सिंह से हम सिर्फ इसलिए बात उनकी उठाते हैं क्योंकि मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने इस पूरे के पूरे प्रक्रिया को ढाल दिया एक नए उसमें जी। मनमोहन सिंह के आने के पहले, उनके फाइनेंस मिनिस्टर बनने के पहले एक जो दृष्टि थी आर्थिक हलकों में जी, कि एक ऐसा अर्थतंत्र हमको बनाना चाहिए जिसमें उत्पादकता बढ़े और लोगों की आमदनी बढ़े और गैर बराबरी खत्म हो। ये था, एक आम कंसेंसस था। हाँ, एक आम सहमति थी। उसको तोड़ दिया मनमोहन सिंह। हाँ, वहीं से शुरू हो गया दूसरी यात्रा ही हमारी बदल गई। जो यात्रा लेकर हम आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, जिस यात्रा को 50, 60, 70 के दशक तक हम चलाए और जिसका परिणाम भी मिला हमको जी। अब जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं, आपने एक बात की है, उस पर मैं आऊँगा। जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का, बैंकों का जी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ भाई? वो इसलिए हुआ क्योंकि बैंक उस वक्त पूंजीपतियों के हाथ में थे, कुछ लोगों के हाथ में थे। वो बैंक में जो हम और आप पैसा जमा करते हैं, थोड़ा बहुत आमदनी, जो कुछ छोटी मोटी आमदनी होती है उससे, उसका हिस्सा जमा करते हैं, उसका वो उपयोग कर लेते थे जी। उसको वो अपने कंपनी में लगा देते थे, अपने उत्पादन में लगा, और कुछ दिन बाद उस बैंक को वो दिवालिया घोषित कर देते थे। तो इस तरह से बैंक की फेलियर्स जो हैं, दिवालियापन जो है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था जी। ये आज भी है, ये पूंजीवादी अर्थशास्त्रों में अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में हाँ बहुत ज़्यादा है बैंक फेलियर्स। तो अब ये जो हुआ, तो इसको देखते हुए उस वक्त जो सरकार थी, उन्होंने तय किया कि साहब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, जिससे कि ये पैसा जो आम आदमी उसमें जमा करता है, जिस तरह से बैंक की पूंजी बनती है जी, उस पूंजी का उपयोग जो है आम जनता की भलाई के लिए और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हो। हाँ, लेकिन एक जैसे उद्देश्य एक रखा गया था बैंक नेशनलाइजेशन में कि करीब 40% करीब जो डिपॉजिट्स होंगे, उतना पैसा जो है वो विकास के कामों में जाएगा। हाँ, तो वो अब अगर आप आजकल पुनः शुरू हुआ कि साहब प्राइवेटाइज कर दिया जाए, सब खत्म किया जाए, और उसको बड़ी जोर है, बहुत बड़ा दबाव है, हाँ बहुत दबाव है, और ऐसा हो भी रहा है जी। अभी सिर्फ इतना ही हुआ है कि पूरी दुनिया में लोगों ने बड़ी तारीफ की है हिंदुस्तान की थोड़ी बहुत, कि हम पूरी तरह से संकट में इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि कम से कम यहाँ बैंक जो हैं वो काम किए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से थोड़ा बहुत उपकार हुआ। अगर वो नहीं होता तो हम पूरे तौर से दिवालिया हो जाते, पूरा मुल्क दिवालिया हो जाता, हमको भूखों मरना पड़ता जी। तो वो हालात नहीं हुई, लेकिन भूखों तो मर ही रहे हैं लोग जी, जी, जी। तो ये जो है डीमोनेटाइजेशन का प्रश्न आपने उठाया, डीमोनेटाइजेशन का प्रश्न मैं समझता हूँ कि पूरे तरह से एक राजनीतिक सत्ता में रहने का एक प्रश्न था, और उस प्रश्न का कोई आर्थिक आधार था ही नहीं जी। हाँ, डीमोनेटाइजेशन उस इकोनॉमी में, उस अर्थतंत्र में किया जाता है जो बहुत संकट के बीच से चलता हो। बाय द वे, जिस समय डीमोनेटाइजेशन किया गया उस समय अगर हम अर्थतंत्र की गति को देखें,
पूंजीवाद के शब्दों में, हम समाजवाद की या इसकी शब्द नहीं कह रहे हैं, उसके शब्दों में कहा जाए तो इकोनॉमी बहुत अच्छी स्थिति में थी, बहुत अच्छी स्थिति में थी, निश्चित रूप से। हाँ, तो उस वक्त उन्होंने किया सिर्फ इसलिए कि कुछ वोट बैंक हमारे सुनिश्चित हो जाए, ये एक चेहरा बन जाए कि हम साहब गरीबों के पक्ष में, हम सब ब्लैक मनी लेके आएंगे वगैरह वगैरह। एक पैसा भी ब्लैक मनी का नहीं आया, कुछ नहीं आया। जिस उद्देश्य को प्रचारित किया गया, जिसका ढिंढोरा पीटा गया, वो बिल्कुल से नहीं हुआ, बल्कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो गई। जिसके पास ब्लैक मनी था उसी वक्त पैसा वो डाल के दूसरा पैसा निकाल लिया उसने। तो सरकार इसको भी तो अपनी उपलब्धि के तौर पे देखेगी कि हमने ब्लैक को व्हाइट करके मार्केट के चलन में ला दिया। मार्केट पर बिल्कुल जी। अब आप सोचिए कि अब लोगों को लाइन में लगना पड़ता था, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई बेचारे। लेकिन आप पूछिए कि किसी हमारे बिरला साहब या और भी बाकी लोग हैं, अंबानी अडानी, इनके परिवार का आदमी कोई उसमें रहा है, जबकि इनके पास तो खरबों रुपए हैं। तो वो पैसे कहाँ गए, कैसे हुआ, कैसे टर्न हुआ, कैसे कहा। तो ये हमारे दर्शकों को भी, जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने कई बड़े अहम चीज़ों पर प्रकाश डाला, समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें राजनीति अपने तरीके से संचालित करती है, उसके प्रभाव बड़े दूरगामी और अलग होते हैं। जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने नोटबंदी को लेकर के कही कि उससे राजनीतिक झंझावात कुछ भी पैदा हुआ हो, आर्थिक तौर पे वो कहीं ना तो सफल रही, ना उसकी ज़रूरत बतौर अर्थशास्त्री उन्हें कहीं महसूस होती है, ना उससे देश का कोई फायदा हुआ। तो इसी तरीके से हम पुनः, चूँकि समय लंबा हो रहा है और उनके पास अर्थशास्त्र की गहरी समझ है, अभी हम चाहेंगे कि आने वाले समय में दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से किसानों के अर्थशास्त्र को, चूँकि गांधी संस्थान के साथ काम करते हुए, गांधी विद्या संस्थान के साथ काम करते हुए डॉक्टर साहब के पास एक लंबा रिसर्च रहा है, अनुभव रहा है, अलग अलग इकोनॉमिक पर बात की है। तो जैसा भी उन्होंने कहा कि आज भी मूलतः भारत किसानों का देश है, तो किसानों की इकोनॉमी पर मैं चाहूँगा कि वो अलग से हमारे एक पूरे सत्र में पर चर्चा पर आए, हम उनको आमंत्रित करेंगे। और बहुत सी ज़रूरी बातें हैं, इकोनॉमी समझने की विषय वस्तु है जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा हमारा जीवन प्रभावित इकोनॉमी से होता है। तो अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं तो आप उसे कमेंट कीजिएगा। हम चाहेंगे कि अगले सत्र में जब हमारे साथ सर बैठे तो हम उसका भी जवाब उनसे पूछ सके, उसको भी समझा जा सके। और आज हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारे स्टूडियो तक आने के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके।